हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साधना क्लासेस। आज मैं अच्छा 12 के फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का चौथा लेक्चर लेके आया हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कूलाम के नियम के बारे में चर्चा की और उसके बाद कूलाम के नियम के महत्व के बारे में, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना और कूलाम के नियम का सदिश रूप, इन सब के बारे में चर्चा की। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? जैसे हमने बताया आवेश होता है। मान लें कोई हमारे पास आवेश है, तो इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश लेके आए, चाहे वो धन आवेश लेके आए चाहे ऋण आवेश लेके आए, तो अब जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जब इस आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र होता है उसमें जब कोई दूसरा आवेश लेके आते हैं तो वो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है। अगर इस क्षेत्र के बाहर होगा तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन जैसे इस क्षेत्र में वो प्रवेश करेगा वैसे ही उस पर बल कार्य करने लगेगा। उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो परिभाषा बनेगी किसी आवेश या आवेश समुदाय। आवेश समुदाय का मतलब चाहे हमारे पास एक आवेश हो चाहे ढेर सारे कई आवेश हो, उनके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात है वैद्युत क्षेत्र हमको दिखाई नहीं देता। कोई आवेश उसके चारों तरफ, जैसे चुंबक है, चुंबक से हम देखते हैं कि चुंबक का भी अब जैसे आवेश का भी अपना क्षेत्र होता है वैसे चुंबक का भी अपना क्षेत्र होता है। तो चुंबक का क्षेत्र जैसे हमको नहीं दिखाई देता वैसे ही हमको वैद्युत आवेश के भी चारों ओर का वो क्षेत्र हमको नहीं दिखाई देता है। तो कैसे पता चलता है? आवेश वैद्युत क्षेत्र हमारा काल्पनिक होता है जिसको हम रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उन रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इन्हीं रेखाओं को हम वैद्युत क्षेत्र, जिन लाइनों के द्वारा, जिन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित होती हैं उसे हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये वैद्युत बल रेखा होती कैसे है? जैसे मान लें कि हमारे पास कोई क्षेत्र है, एक वैद्युत क्षेत्र है, इस पे कोई आवेश, कोई धन आवेश ले लेते हैं और इस तरीके का लेते हैं कि ये आवेश हमारा चलने के लिए स्वतंत्र हो। चलने के लिए स्वतंत्र मतलब जिस पे बल लगे तो जिधर बल लगे उस दिशा में वो जा सकता हो। तो जब इस धनावेश पर बल लगेगा, तो जब बल लगेगा तो ये आवेश गति करने लगेगा। गति करते समय वो उसका जो मार्ग होता है, जैसे मान लिया ऐसे अगर गति किया, इधर से गति किया, जो भी जिस तरीके से गति करेगा, इस धनावेश का जो मार्ग होगा उसी मार्ग को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और उन्हीं बल रेखाओं के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत रेखा की बल रेखा की परिभाषा क्या बनेगी कि वैद्युत बल रेखा किसी क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र है, यानी वक्र मतलब रेखा ही निष्कोण वक्र है, जो कि स्वतंत्र तथा एकांत धनावेश के चलने के मार्ग को प्रदर्शित करता है। या ऐसा कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांत धन आवेश स्वतंत्र रूप से चल सकता है। इन वैद्युत अगर हमको दिशा ज्ञात करनी होगी वैद्युत, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा सदिश राशि है, क्योंकि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या है सदिश राशि है। इस तरीके से हमारा वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगी सदिश राशि होगी, यानी इसका भी एक दिशा होती है। दिशा किधर होगी? जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो दिशा ज्ञात करने के लिए जो भी हमारा, मान लें कि हमारा वैद्युत रेखा है, तो इसके जिस बिंदु पर हमको दिशा ज्ञात करनी होगी उस पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। वही जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है वही हमारा वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यानी कि एकांत आवेश पर जो भी बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी वही हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब वैद्युत बल रेखा की कुछ गुण होते हैं। अगर देखें वैद्युत बल रेखा का जो पहला गुण होता है, पहला गुण ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं।
धनावेश से निकलती हैं। इस तरीके का कुछ, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखा है वो धनावेश के चलने की दिशा है। इस धनावेश के पास अगर कोई दूसरा धनावेश लेके आएंगे तो क्या करेगा, प्रतिकर्ष करेगा, यानी कि दूर ढकेलेगा। तो वैद्युत बल रेखा हमारा दूर की तरफ, बाहर की तरफ होगा। तो वे कहेंगे कि हमारा वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अगर दोनों आवेश हमारा अलग अलग है, ये धनावेश के लिए है, धनावेश से निकलेंगी, और ऋण आवेश में तो ये आप धनावेश को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि धनावेश के चलने का जो मार्ग होगा वही वैद्युत बल रेखा होता है। तो ये हमारा धनावेश को खींचेगा अपनी ओर, इसलिए वैद्युत बल रेखा भी इसके अंदर की तरफ होगी। लेकिन अगर ये दोनों आवेश हमारे पास आवेश साथ साथ में है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से धनावेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पर जाएंगी। इस तरीके से वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो पहला प्रगुण इसका यही है कि वैद्युत बल रेखा सदैव धनावेश से निकलती है और धनावेश से चलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दूसरा जो अभी हमने बताया कि इस मान लें कि इस बल, ये हमारी सब बल रेखाएं हैं जो कि काल्पनिक होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। अगर इस पर हमको मान लीजिए इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा या बल की दिशा ज्ञात करनी है तो इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो इस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को या उस बिंदु पर लगने वाले, उस पर आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा है कि कोई भी बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती है। इसलिए हमने बनाया कोई भी बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही है। क्यों नहीं काट सकती है, क्योंकि मान लीजिए कटान बिंदु पर ये है हमारा, इस पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि एक तरफ इधर और एक तरफ इधर। तो इस बिंदु पर हमने दो स्पर्श रेखा खींचा, अर्थात यहाँ पर दो दिशा होनी चाहिए, जो कि असंभव है। क्यों, क्योंकि एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा हो सकती है, यानी कि हमारा आवेश जो है एक समय पर या एक बिंदु पर एक ही दिशा में गति कर सकता है, एक साथ दो दिशा में गति नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। यानी कि कोई भी बल रेखा एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा की जा सकती हैं जो कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। यानी कि एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा प्रदर्शित हो सकती है, दो दिशा नहीं हो सकती है। उसके बाद चौथा जो आपका है, ये रेखाएं जो खींची हुई लचकदार डोरी, जैसे तो हमने कोई लचकदार या इलास्टिक लेते हैं उसको खींचते हैं, लचकदार डोरी के समान क्या होती है, लंबाई में सिकुड़ने, जब हम रबड़ को खींचते हैं और उसको छोड़ेंगे तो लंबाई में क्या होती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो ये रेखाएं जो होती कुछ इसी तरीके होती हैं, तभी हमारा समान आवेशों के बीच में, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल का गुण होता है। उसके बाद जो पांचवा है, जो ये रेखाएं होती हैं, मान लो दो रेखाएं, तो ये आपस में दूर होने का प्रयास करती है, ऐसे आपस में दूर होने का प्रयास करती है, क्योंकि दूर होने का प्रयास करती हैं, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल का गुण होता है। तो हमने 5 पॉइंट इसमें बनाए वैद्युत बल रेखा के गुण में। पहला कौन सा, कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋण आवेश से समाप्त होती है। दूसरा कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा, कोई भी बल रेखाएं, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। चौथा है कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी के समान विपरीत लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण बल का गुण होता है। पांचवा, ये रेखाएं आपस में एक दूसरे से लंबवत दिशा में हटने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल का गुण होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तीव्रता अर्थात मतलब पावर कह सकते हैं। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र बताया कि वैद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, उसके चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो वो क्षेत्र हमारा कितनी दूर तक फैला है, या वो क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो कितना प्रभावशाली है, यानी कि अगर उसमें हम कोई आवेश लेके जाएं तो कितनी तेजी से आकर्षित होगा या कितना धीरे से आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, उसकी बात हम किससे जान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि उसको नाप कर हम बता सकते हैं कि कोई क्षेत्र हमारा प्रबल है या कौन सा क्षेत्र हमारा दुर्बल है। वो डिपेंड किस पे करेगा, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, यानी कि अगर आकर्षण बल हमारा ज़्यादा लग रहा है और प्रतिकर्षण बल कम लग रहा है, आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है तो क्षेत्र हमारा प्रबल होगा, और आकर्षण बल कम लग रहा है या प्रतिकर्षण बल कम लग रहा है तो हमारा क्षेत्र दुर्बल होगा। तो इसकी हम नाप कैसे करेंगे, कैसे माप करेंगे, तो इसके लिए क्या करें, मान लेते हैं हमारा कोई एक आवेश है, उसका ये क्षेत्र है, ये अभी ये वैद्युत क्षेत्र कितना प्रभावशाली है उसको माप करना है। तो कभी भी किसी चीज़ का अगर क्षमता नापनी है तो उसको हम किसी से, जैसे किसी मनुष्य की, कोई मनुष्य कितना ताकतवर है तो उसका कैसे पता लगाएंगे, उसको हम किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ा देंगे, उसकी लड़ाई करवा देंगे, फाइट करवाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ किसकी ताकत कितनी है। तो सेम ऐसे अगर हमको इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसको किसी दूसरे आवेश से पहले या किसी दूसरे आवेश को इसमें लाना पड़ेगा, उस पर कितना आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके हिसाब से हम उसकी तीव्रता की गणना कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं, मान लेंगे परीक्षण आवेश हमारा Q0 है। ये परीक्षण आवेश हम छोटा लेते हैं, छोटा इसलिए लेते हैं ताकि इसका जो, क्योंकि हर आवेश का अपना क्षेत्र होगा, तो जितने ही कम आवेश होगा, जितनी छोटा आवेश होगा उसका ही, जितने ही कम आवेश होगा उसका उतना ही क्षेत्र कम होगा। तो ये जब छोटा होगा तो इसका जो क्षेत्र होगा वो इसको प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए परीक्षण आवेश का मान हम छोटा लेते हैं, क्यों, गणना करने के लिए इसकी तीव्रता कितनी है। तो क्या करेंगे कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर कोई हमने मान लिया परीक्षण आवेश ले आते हैं, जैसे इसमें प्रवेश करेगा, अगर ये धनावेश है तो दोनों के बीच में हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर वही ऋण आवेश यानी विपरीत आवेश होंगे तो वो आकर्षण बल लगेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करने लगेगा। मान लें वो बल हमारे कितना है, वेक्टर एक मान लेते हैं, क्योंकि बल सदिश राशि होती है। अब वो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल पर निर्भर करता है, अगर प्रतिकर्षण बल होगा तो बाहर की तरफ लगेगा और आकर्षण बल होगा तो अंदर की तरफ होगा। इन चीज़ों इस चैप्टर में आप जो भी 12th पढ़ेंगे सब में दिशा का बहुत महत्व है, यानी कि सदिश नियम से भी हमको सब कुछ जोड़ना घटाना रहेगा, तो दिशा बहुत जरूरी है। तो दिशा आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि हाँ दिशा किस तरफ हो सकती है, कैसे हम दिशा निर्धारण करते हैं। तो जो कि हमने बताया कि अगर प्रतिकर्षण बल होगा तो बाहर की तरफ लगेगा, आकर्षण बल होगा तो अंदर की तरफ लगेगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, वो आवेश पे डिपेंड करेगा। तो यह बल लगा, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाता है हमारा F बराबर F/Q0। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ये आएगा कैसे, जैसे मान लें कि अगर बल ज्यादा, हमने कहा जितनी ज्यादा बल लगेगा तीव्रता उतनी अधिक, यानी कि E प्रोपोर्शनल टू F, बल जितनी ज्यादा लगेगा तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। और दूसरा चीज ये Q0 है, Q0 इसका मान जितने ही कम होगा उतने ही ज्यादा बल लगेगा। जैसे मान लें जिससे हम लड़ रहे हैं वो जितने ही कमजोर होगा उसको उतनी ही जल्दी हम हरा सकते हैं, और जितने ही ज़्यादा प्रबल होगा उसको उतनी ही हम कम बल उस पर लगा सकते हैं, उसको उतनी ज़्यादा देर में हरा सकते हैं। तो अगर ये कमजोर है तो बल ज़्यादा लगेगा, अगर ये प्रबल है तो बल कम लगेगा। इसका मतलब अगर ये कमजोर है यानी कम है तो तीव्रता हमारी क्या होगी, अधिक होगी। अगर इसका मान ज़्यादा है तो तीव्रता हमारी कम होगी, यानी कि ये इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो E प्रोपोर्शनल टू 1/Q0, और कंबाइंड रूप से लिखेंगे तो E प्रोपोर्शनल टू F/Q0, और जब हम इसको लिखेंगे तो E बराबर F/Q0। हालांकि ये कांस्टेंट जुड़ेगा लेकिन कांस्टेंट का मान 1 रख देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, E बराबर F/Q0। जनरली आपको केवल फार्मूला ही डायरेक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं हो, लेकिन इसको कैसे आ सकता है ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर बल ज़्यादा लगेगा तो तीव्रता ज़्यादा होगी, अगर परीक्षण आवेश का मान ज़्यादा होगा तो तीव्रता कम होगी, या इसका मान ज़्यादा कम है तो इसकी तीव्रता अधिक होगी। इन दोनों को कंबाइंड रूप से मिलाकर E बराबर F/Q0 फार्मूला मिलता है। अब यहाँ से हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बता सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में
रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति या उसको अनुपात भी कहते हैं कि निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सुनिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति यानी कि अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब चूंकि यहाँ हमारा बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, अर्थात हमारा वैद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। मात्रक की बात करें तो मात्रक बता सकते हैं एफ का मात्रक न्यूटन और Q0 का मात्रक आवेश यानी कि क्या हो जाएगा, कूलम। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। इसके और भी मात्रक होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। विमेय सूत्र की बात करें, विमेय सूत्र जैसे इसी से निकाल सकते हैं। न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। बल का विमेय सूत्र M(L)T-2 प्रति मतलब बटे कूलम यानी कि आवेश का जो होता है। अगर आवेश का नहीं जानते हैं तो आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा का यानी कि A हो जाएगा और समय का T हो जाएगा। तो आवेश का जो विमेय सूत्र होता है KT होता है। यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा M(L) और T वहाँ -2 है, ये ऊपर जाएगा -1 -2 -1 -T हो जाएगा और A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का जो विमेय सूत्र होता है ML(T-3 A-1) होता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा की फिर से बात करें तो किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और विमेय सूत्र ML(T-3 A-1) होता है। अगर MKS पद्धति में इसका मात्रक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके विमेय सूत्र है M किसका होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। L किसका होता है, लेंथ यानी लंबाई का मात्रक होता है मीटर। T फॉर टाइम यानी कि टाइम का मात्रक सेकंड। 3 A फॉर एम्पियर इनवर्स। तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 3 एम्पियर -1 MKS पद्धति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। एक चीज और, अगर हमको पता हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और कोई आवेश हम उस क्षेत्र में लाना चाहे तो उस पर कितना बल लगेगा, तो उस बल का फार्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर F के मान निकालें तो वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 वेक्टर E, या सिंपल लिखेंगे तो F बराबर Q0 E। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र दिया गया यानी कि अगर इसमें से हमको अगर Q0 दिया गया, F दिया गया तो E निकाल सकते हैं, या Q0 दिया गया, E दिया गया, F निकालना है तो ये निकाल सकते हैं। यानी कि अगर बल की जरूरत पड़ेगी तो हम F का मान निकालेंगे और अगर क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी तो हम E का मान ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक तीव्रता हमने निकाला कि ऐसे हमने कोई आवेश है, इसके चारों जो क्षेत्र है उसमें किसी बिंदु पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन जो तीव्रता है वो वैरी करती है। वैरी का मतलब वो बदलता रहता है, किसके हिसाब से, दूरी के हिसाब से और आवेश के हिसाब से। वो तीव्रता किस पे डिपेंड करती है। जैसे अभी तक जो हमने फार्मूला वहाँ हमने बल और परीक्षण आवेश के हिसाब से बताया, लेकिन अगर वही परीक्षण आवेश हम रखते यहाँ देखें या यहाँ देखें तो अलग अलग तीव्रता पता चलेगी, क्योंकि दूरी का फर्क होगा। तो दूरी के हिसाब से या इस आवेश के हिसाब से जिसका क्षेत्र होगा उसके हिसाब से हमारा तीव्रता कैसे वैरी करती है उसका फार्मूला हमको निकालना है, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत आसानी से है। तो किसी बिंदु आवेश के, बिंदु आवेश का मतलब हुआ छोटा आवेश। बिंदु आवेश का मतलब क्या हुआ, एक आवेश, सिंगल आवेश को हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। अगर वहीं पर एक से अधिक होगा तो उसके लिए भी फार्मूला है, बता दें। तो मान लेंगे कि हमारे पास एक आवेश है, यहाँ इस बिंदु पर एक आवेश है जिसका परिमाण कितना है, मान लेते हैं Q, और यहाँ से इतनी दूरी पर इसके वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर इतनी दूरी यानी इसको हम मान
मान लेते हैं कि ये r दूरी है, जिसको बिंदु P मान लेते हैं। तो इस बिंदु r दूरी पर बिंदु P पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ बल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल का कॉन्सेप्ट आएगा लेकिन जो फार्मूले हैं वहाँ बल से मतलब नहीं होगा। अगर मान लिया हमको बल नहीं पता है कितना बल लग रहा है तो इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करिए। हमको परीक्षण आवेश नहीं पता है, हमारे पास केवल यही आवेश है, दूसरा आवेश नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो वहाँ पर हम मान के लगाएंगे, मान लेंगे इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो जब रखा हुआ है तो यहाँ पर एक आवेश, यहाँ पर एक आवेश, यहाँ पर Q तो यहाँ पे Q0, दो आवेश हो गए, दोनों के बीच में विद्युत बल अर्थात आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा। वो बल कितना लगेगा वो आप जानते हैं, कूलाम के नियम से क्या होता है, F/F=1/4πε0। अगर माध्यम मानना है तो माध्यम मान लेंगे कि परावर्तित माध्यम में हमारा रखा हुआ है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और Q1 Q2 होता है, Q1 का मतलब पहला आवेश यानी कि Q हो गया और Q2 का मतलब दूसरा आवेश अर्थात Q0 हो गया बटे r² यानी कि बीच की दूरी r² हो गया। तो ये दोनों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात हो गया। अब हम तीव्रता जो भी अभी जस्ट हमने पढ़ा, तीव्रता क्या होता है, E/F/Q0। तो यहाँ में हम F की वैल्यू रख देंगे, F की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 के Q0 बटे r² और नीचे ये Q0 रहेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं Q0 और Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और E बराबर बचेगा 1/4πε0 के Q बटे r²। तो ये हो गया किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु P पर तीव्रता बता सकते हैं, जो कि किस पे डिपेंड किया, इस आवेश पर और बीच की दूरी पर। अगर यहाँ से हम देखना चाहें तो E = 1/r², यानी कि जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात r का मान बढ़ेगा तो E का मान घटेगा और r का मान घटेगा तो E का मान बढ़ेगा। अर्थात अगर दूरी बढ़ रही है तो बिंदु हमारा जितनी दूर जाएंगे इससे हमारी तीव्रता घटती जाएगी और घटते घटते जहाँ शून्य हो जाएगी वहाँ पर उसका क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। तो फिर से देख लिए, तो सबसे पहले अगर किसी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मान लीजिए कि माना एक +Q आवेश है, इसके क्षेत्र में इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, तब इस Q और Q0 के बीच में लगने वाला बल कूलाम के नियम से F=1/4πε0 Q0 बटे r²। अब हम तीव्रता निकाल सकते हैं, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है E बराबर होता है Q0। इस F की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 1/4πε0 के Q0 बटे r² और ये Q0 यहाँ पर लिख दिया। Q और Q0 कैंसिल आउट हो गया तो बच गया हमारा E = 1/4πε0 Q0 के Q/r²। ये तो हमारा क्या है, के माध्यम के लिए। अगर निर्वात अथवा वायु के लिए लिखेंगे, निर्वात अथवा वायु के लिए क्योंकि हमने बताया कितना होता है A बराबर 1, तो 1 का मान रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अगर कोई क्वेश्चन में हमारा किसी माध्यम का नाम नहीं लेता है तो उसको हम निर्वात या वायु मान के ही चलते हैं, तो इसी फार्मूला का उपयोग हम करते हैं। अगर वो माध्यम दिया है, माध्यम का परिवर्तन दिया गया है तो हम ये फार्मूला लेके चलेंगे। तो ये हो गया आपका किसी बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश का मतलब ये हमने एक सिंगल आवेश, लेकिन अब बात आती है जैसे अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया कि 2 आवेश था लेकिन 2 से अधिक आवेश होगा तो कैसे बल ज्ञात करते हैं। तो सेम ऐसे इसमें भी अगर हमारे पास एक ही आवेश है तो ये फार्मूला हो गया, लेकिन अगर एक से अधिक आवेश है, एक आवेश अगर यहाँ हो जाता तब हम क्या करते, तब इस बिंदु पर एक आवेश यहाँ भी हो जाता तब भी इस बिंदु के कारण इनको निकालना होता। तो इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, तो वही बात वही आएगी कि हाँ इसके कारण इसकी तीव्रता निकालेंगे, मान लेंगे वो E1 है और इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकाल लेंगे, मान लेंगे वो E2 है। उसके बाद
क्योंकि हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, तो इसको हम सदिश के नियम से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारी परिणामी तीव्रता होगी। अब ये एक ही आवेश है, अगर तीसरा होता और जुड़ जाता, E3 हो जाता, चौथा होता तो हमारा E4 भी हो जाता, ऐसे डाटा सुना। तो जितने भी आवेश होंगे सबके कारण जो तीव्रता होगी उसको निकाल कर उनको सदिश नियम से हम जोड़ लेंगे, वही उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता होगी। जैसा कि आगे अभी आएगा तो बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सतत आवेश वितरण। सतत मतलब समान रूप से या लगातार, और आवेश का वितरण मतलब वितरण। जैसे आवेश किसी बिंदु पर है या किसी चीज पर है तो उसका जो आवेश का वितरण होता है समान रूप से होता है। तो उस आवेश का वितरण किस तरीके से, कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से। पहला है एक रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण। दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। तीन तरीके के। रैखिक का मतलब लंबाई के अकॉर्डिंग, अगर हमारा वस्तु ऐसा है जिसमें केवल लंबाई है, जैसे मान लिया हमने तार, हमारे पास वायर है, तार है, तो उसमें जो आवेश होगा वो केवल लंबाई के अंदर के उसका वितरण होगा, तो उस प्रकार के वितरण को हम रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। अगर हमारे पास वस्तु ऐसा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों अर्थात क्षेत्रफल है, एक पूरा पृष्ठ है, जैसे कांच की प्लेट ले लें या कोई भी पृष्ठ है, ठीक है, किताब का पृष्ठ है, उस तरीके का कोई हमारे पास वस्तु है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल होगा। तो जब क्षेत्रफल होगा तो जो आवेश का वितरण होगा पूरे क्षेत्र में होगा, तो उस प्रकार के वितरण को हम पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। और अगर हमारा वस्तु ऐसा है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई तीनों हो, तो उसमें आयतन होता है, तो उसका जो आवेश होगा पूरे आयतन में वितरित होगा, तो उस प्रकार के वितरण को हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब ये आवेश हमारा किस रूप से विभाजित है? जैसे अगर मान लेते हैं कूलॉम आवेश हमारा 1 मीटर में वितरित है, वही क्यू आवेश हमारा 2 मीटर में वितरित है, तो उनका आवेश घनत्व क्या होगा? अलग अलग होता है। यानी 1 मीटर में अगर आवेश है तो कुछ कम दूरी पर होंगे, वही आवेश अगर 2 मीटर में वितरित होंगे कुछ ज़्यादा दूरी पर होंगे। तो उनका आवेश का घनत्व कैसे है उसका उस आवेश को हम घनत्व के हिसाब से नाप सकते हैं। तो इन सबका एक अलग अलग इन सबका एक घनत्व होता है। जैसे रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। इसको हम लिखते हैं लैम्डा से, इसको लिखते हैं सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा से। आयतन आवेश घनत्व को लिखते हैं रो से। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या है? हमको अगर इसका घनत्व निकालना है, जैसे घनत्व ऐसे निकालते हैं द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन यहाँ आवेश का घनत्व निकालना है तो द्रव्यमान के स्थान में क्या लेंगे? हम आवेश लेते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? कुल आवेश को यानी कि क्यू को उसकी लंबाई से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 2/, ये हो गया रैखिक आवेश घनत्व। उसी तरीके से अगर हम सिग्मा निकालेंगे तो ये पूरे पृष्ठ में होता है, जो कुल आवेश होगा उसको हम उसको क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पूरे क्षेत्र में होगा तो हमको क्षेत्रफल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर लंबाई से डिवाइड करते हैं तो रैखिक आवेश घनत्व, क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इसी तरीके से अगर आयतन आवेश घनत्व होगा उसी कुल आवेश को हम आयतन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आयतन आवेश घनत्व। तो ये 3 तरीके का आवेश का वितरण होता है, जो कि आगे हमको मिलेगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, तो वहाँ पर इन सब चीज़ें हमको मिलेंगी। तो ये हुआ आपका सतत आवेश का वितरण या आवेश का घनत्व कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका ये सब कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपका अगले वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता कितनी होती है, जिसमें आपका 3 चीज़ें आएंगी, 3 स्थितियाँ आती हैं: अक्षीय स्थिति, निरपेक्ष स्थिति,
6 और तीसरा आपका किसी भी बिंदु पर, तो जहाँ किसी बिंदु पर आने के तीसरे वाले कंडीशन से पहला और दूसरा कंडीशन निकाल सकते हैं। उसके बाद वाले उनका गुण का फार्मूला निकालेंगे, उनका डेरिवेशन करेंगे। तो अगला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और लेकिन उसके पहले आप लोग को जो हमने तीनों वीडियो 4 लेक्चर है इनको आपको देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आपको डेरिवेशन समझ में आएगा और वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है या कोई चीज़ ना समझे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें और समझ सकें। धन्यवाद।